इतिहास में कुछ ऐसे मैदान होते हैं जो सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि साम्राज्यों की तकदीर लिखने वाली कलम बन जाते हैं। ऐसा ही एक मैदान है पानीपत। यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे जहन में तलवारों की खनक, तोपों की गूंज और भारत के इतिहास को बदल देने वाली 3 सबसे बड़ी और खूनी लड़ाइयों की तस्वीरें उभर आती हैं। सोचिए, आखिर क्यों उत्तर भारत की किस्मत का फैसला बार बार इसी मैदान पर हुआ? क्या थी इस जमीन में ऐसी बात? 1526 में इसी मैदान पर एक विदेशी आक्रांता ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत को घुटनों पर ला दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1556 में यहीं पर एक 13 साल के लड़के ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठे एक शक्तिशाली हिंदू राजा को हराकर अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस हासिल किया। और 1761 में इसी धरती पर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मराठा साम्राज्य का सपना चकनाचूर हो गया। एक ऐसी हार जिसने अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करने के दरवाजे खोल दिए। ये सिर्फ 3 लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इतिहास के 3 सबसे बड़े मोड़ थे। इन युद्धों ने न सिर्फ राजवंशों को बदला बल्कि भारत के भविष्य की भी दिशा तय कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे समय के उस पार और पानीपत की मिट्टी में दफन उन कहानियों को फिर से जिंदा करेंगे। हम जानेंगे कि इन 3 युद्धों के पीछे की असली वजह क्या थी, कौन थे वो महानायक और खलनायक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पानीपत की पूरी कहानी अब शुरू होती है। पानीपत युद्ध, भारतीय इतिहास के निर्णायक मोड़। पानीपत के 3 युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और साम्राज्य परिवर्तनकारी संघर्षों में से एक है। हरियाणा राज्य के इस छोटे से शहर में 1526, 1556 और 1761 में लड़े गए ये युद्ध न केवल राजनीतिक सत्ता का संतुलन बदलते रहे बल्कि भारतीय सभ्यता की दिशा को भी आकार देते रहे। पहले युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, दूसरे ने इसे मजबूत किया और तीसरे ने मराठा शक्ति को कमजोर करके ब्रिटिश विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहले हम पानीपत की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति देखते हैं। तो पानीपत का चयन इन निर्णायक युद्धों के स्थल के रूप में कोई संयोग नहीं था। दिल्ली से मात्र 95 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह शहर प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड पर था। वही ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया, जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला मुख्य व्यापारिक और सैन्य मार्ग था। इसकी समतल भूमि बड़ी सेनाओं की तैनाती और युद्धाभ्यास के लिए आदर्श थी, विशेषकर तोपखाने के उपयोग के लिए। पानीपत पर नियंत्रण का अर्थ था दिल्ली, भारत की राजनीतिक शक्ति के केंद्र पर नियंत्रण करना। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं ने इसे युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाया था। खुले मैदान, घुड़सवार सेना और तोपखाने की प्रभावी तैनाती की अनुमति देते थे, जबकि दिल्ली की निकटता इसे राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती थी। जो भी शक्ति पानीपत को नियंत्रित करती थी वह वास्तव में उत्तर भारत की नियति तय करती थी, उत्तर भारत का प्रारब्ध और भाग्य तय करती थी। प्रथम पानीपत युद्ध 1526, मुगल साम्राज्य की स्थापना, युद्ध की पृष्ठभूमि। 1526 का प्रथम पानीपत युद्ध भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करता है। मध्य एशिया के तैमूरी शासक बाबर ने समरकंद को 2 बार खोने के बाद अपना ध्यान हिंदुस्तान की ओर लगाया था। 1519 में वह चिनाब नदी तक पहुंच चुका था और पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना बना रहा था। उस समय उत्तर भारत पर लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन उसका साम्राज्य आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता से कमजोर हो रहा था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध आमंत्रित किया था। यह आमंत्रण बाबर के लिए भारत पर आक्रमण का एक वैध कारण बन गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में 2 असमान सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। बाबर की सेना में केवल 12,000 से 15,000 सैनिक थे, लेकिन उसके पास 20 से 24 तोपें भी थी। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की सेना में 30 से 40,000 से अधिक योद्धा और 1,000 से अधिक युद्धी हाथी थे। संख्या में कम होने के बावजूद बाबर की सेना बेहतर संगठित, प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाबर के पास बारूद आधारित हथियार और तोपखाना था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास कोई क्षेत्रीय तोपखाना नहीं था। बाबर की नवाचार युद्ध रणनीति। बाबर की जीत केवल तोपों के कारण नहीं बल्कि उसकी नवाचार युद्ध रणनीति के कारण थी। उसने 2 मुख्य रणनीतियों का प्रयोग किया, तुगलुमा और अरबा। तुगलुमा रणनीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता था, बाएं, दाएं और केंद्र में। बाएं और दाएं भागों को आगे और पीछे के भागों में विभाजित किया जाता था। इस रणनीति से एक छोटी सेना भी दुश्मन को चारों ओर से घेर सकती थी। अरबा रणनीति में केंद्रीय अग्रभाग को बैलगाड़ियों को ही अरबा बोला जाता था, तो उनसे सुसज्जित किया जाता था, जो दुश्मन की ओर मुंह करके पंक्तियों में रखी गई थी और जानवरों की खाल की रस्सियों से आपस में बांधी गई। इन गाड़ियों के पीछे तोपें रखी गई, जो ढाल के रूप में काम करने वाली गाड़ियों की सुरक्षा में गोलाबारी कर सकती थीं। युद्ध का परिणाम और प्रभाव। युद्ध भोर में शुरू हुआ और दोपहर से पहले ही समाप्त हो गया। बाबर की तोपों की आवाज से घबराए हुए हाथियों ने अपने ही सैनिकों को कुचल दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है और उसके साथ ही लोदी वंश का अंत हो जाता है। इस जीत के साथ ही बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जो अगले 300 वर्षों तक चलने वाली थी। यह युद्ध भारत में बारूद आधारित युद्ध प्रणाली की शुरुआत भी था।
द्वितीय पानीपत युद्ध 1526 को देखते हैं हम, तो मुगल सत्ता का पुनर्स्थापन, हेमू का उदय और हिंदू राज का स्वप्न। द्वितीय पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि में एक असाधारण व्यक्तित्व था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था। 1501 में राजस्थान के अलवर जिले के मछेरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हेमू का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। वह नमक का व्यापारी था और बाद में दिल्ली के बाजारों में अनाज और सोरा का काम करता था। हेमू की प्रतिभा और महत्वाकांक्षा ने शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे बाजार निरीक्षक नियुक्त कर दिया। आदिल शाह सूरी के शासनकाल में हेमू को वजीर और सेनापति बनाया गया। उसने अफगान विद्रोहियों के विरुद्ध 22 लगातार युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की, जिससे उसे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद जब 13 वर्षीय अकबर गद्दी पर बैठा, हेमू ने उसे एक सुनहरा अवसर समझा। उसने दिल्ली के युद्ध में तरबी बेग खान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर 1526 को पुराना किला में हेमू का राज्याभिषेक हुआ और उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस प्रकार 350 वर्षों बाद उत्तर भारत में हिंदू शासन की स्थापना होती है। अकबर और बैरम खान की प्रतिक्रिया इस पे क्या आती है। दिल्ली और आगरा की हानि की सूचना पाकर अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने तत्काल प्रतिक्रिया की। कई मुगल सेनापतियों ने सुझाव दिया था कि कमसिन मीन टू से कम उम्र के अकबर को काबुल लौट जाना चाहिए, लेकिन बैरम खान ने युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। मुगल सेना दिल्ली की ओर कूच कर गई और 5 नवंबर 1526 को पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। युद्ध की स्थिति और रणनीति। हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी अफगान और राजपूत घुड़सवार, 1500 युद्ध हाथी और तोपखाना था। वह हवाई नामक हाथी पर सवार होकर अग्रभाग में युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। इसके विपरीत मुगल सेना में 10,000 घुड़सवार और 5,000 अनुभवी सैनिक थे। अकबर और बैरम खान युद्ध भूमि से 8 मील की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर बैठे थे और अकबर को 5,000 वफादार सैनिकों का विशेष सुरक्षा दस्ता दिया गया था। मुगल सेना की संरचना परंपरागत रूप से बाएं और दाएं पंखों के साथ केंद्र में थी, जिसका समर्थन अग्रगामी दस्ते ने किया था। युद्ध का निर्णायक क्षण। युद्ध प्रारंभ में हेमू के पक्ष में जा रहा था। उसकी सेना का आक्रमण इतना प्रबल था कि अबुल फजल ने लिखा, 2 सेनाएं इस तरह टकराई कि पानी से आग निकल गई, हवा सब लाल हो गई। लेकिन युद्ध का निर्णायक क्षण तब आया जब एक मुगल तीर हेमू की आंख में जा लगा। हेमू बेहोश होकर हाथी पर गिर गया और जब उसकी सेना ने अपने नेता को हौदे में दिखाई न देते देखा तो वे घबराकर भाग खड़े हुए। हौदा मतलब वो जो हाथी के ऊपर रखा जाता था जिसमें लोग बैठते थे। इस प्रकार एक तीर की चोट ने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया। बेहोश हेमू को मुगल शिविर में लाया गया, जहां बैरम खान ने उसका सिर काट दिया। यहाँ दिलचस्प ये है जानना कि जिस सैनिक ने वो तीर चलाया होगा उसको नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसने तीर चलाया कि, लेकिन उससे सब कुछ बदल जाता है। सम्राट बदल जाते हैं, भविष्य बदल जाता है, संस्कृतियाँ थोड़ी चेंज हो जाती हैं, तो इस तरह से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। युद्ध के दीर्घकालीन परिणाम। द्वितीय पानीपत युद्ध की जीत ने अकबर के साम्राज्य की नींव मजबूत की। यह युद्ध मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने साम्राज्य को पूर्ण पतन से बचाया। हेमू की मृत्यु के साथ ही हिंदू पुनरुत्थान का स्वप्न समाप्त हो जाता है और मुगल शासन फिर से स्थापित हो जाए। इस विजय के बाद अकबर ने गाजी, काफिर विजेता की उपाधि धारण की। यह युद्ध भारत में अफगान शक्ति के पतन का प्रतीक भी था। हेमू की मृत्यु के साथ ही एक ऐसे योद्धा का अंत हुआ जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था और जो भारत में हिंदू स्वराज स्थापित करने का सपना देखता था। तृतीय पानीपत युद्ध 1761। मराठा साम्राज्य का पतन। 18वीं सदी में बदलती राजनीतिक परिस्थितियां। तृतीय पानीपत युद्ध 18वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी लड़ाइयों में से एक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो रहा था और इस शक्ति शून्यता को भरने के लिए मराठा साम्राज्य उत्तर की ओर विस्तार कर रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण स्थापित किया था। 1737 में उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाकों में मुगलों को हराकर दिल्ली के दक्षिण के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह विस्तार मराठों को सीधे अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के संघर्ष में ले आया। अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, उसने 1748 से 1767 तक भारत पर 8 बार आक्रमण किया। उसके अभियान मुख्यतः धन प्राप्त करने और मराठा शक्ति को रोकने के उद्देश्य से होते थे। 1759 में उसने पश्तून जनजातियों से एक सेना तैयार की और पंजाब में छोटी मराठा चौकियों के विरुद्ध कई जीत हासिल की। अब्दाली ने भारत में 3 मुख्य सहयोगी बनाए। रोहिल्ला अफगान, जो गंगा के दोआब क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के कुछ तत्व। इस व्यापक गठबंधन ने मराठों को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। युद्ध की तैयारी और घेराबंदी देखते हैं हम। तो 1759 के अंत में अब्दाली अपनी किजिलबास और अफगान जनजातियों के साथ लाहौर और दिल्ली पहुंचा। मराठों ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना एकत्रित की और उत्तर की ओर
कूच किया। मराठों ने कुंजपुरा की लड़ाई में अफगान गैरिसन को हराया, लेकिन यह उनकी अंतिम बड़ी जीत साबित होती है। अब्दाली ने यमुना नदी पार कर ली और मराठों के आपूर्ति मार्गों को काट दिया। मराठों ने पानीपत के पास रक्षात्मक स्थितियां तैयार की, लेकिन जल्द ही वे अफगान घेराबंदी में फंस गए। 2 महीने तक चली इस घेराबंदी के दौरान मराठा शिविर में भोजन और आपूर्ति की भारी कमी हो गई। उसके बाद आता है निर्णायक युद्ध। 14 जनवरी 1761 की सुबह घेराबंदी को तोड़ने के एक हताश प्रयास में मराठे अपने शिविर से निकलकर अफगान छावनी की ओर बढ़े। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें 1,25,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। अब्दाली की सेना में लगभग 60 से 70,000 सैनिक थे, जिनमें अफगान जनजातीय योद्धा, फारसी सैनिक और भारतीय सहयोगी शामिल थे। मराठों के पास समान संख्या में सैनिक थे, साथ ही फ्रांसीसी आपूर्ति, तोपखाना और घुड़सवार सेना भी थी। युद्ध में अब्दाली ने बेहतर रणनीति का प्रदर्शन किया। उसकी सेना अधिक संगठित थी और उसके पास भारी तोपें थीं, जो मराठों की हल्की तोपों से कहीं ज्यादा प्रभावी थी। मराठा नेताओं के बीच मतभेद और स्थानीय शासकों से समर्थन की कमी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। अपनी राजधानी पुणे से बहुत दूर वो अकेले थे। युद्ध के विनाशकारी परिणाम। युद्ध का परिणाम मराठों के लिए विनाशकारी था। युद्ध में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव पेशवा के पुत्र दोनों मारे गए। उनकी मृत्यु से मराठा सैनिकों का मनोबल टूट गया। भ्रमित और नेतृत्वहीन अवस्था में कई सैनिकों का पीछे हटते समय नरसंहार किया गया। इस युद्ध में 60 से 70,000 सैनिक मारे गए और यह भारतीय युद्ध इतिहास के सबसे खूनी दिनों में से एक था। सैनिकों के साथ साथ सेना के पीछे आने वाले नागरिकों का भी नरसंहार हुआ। एक दिन में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। अब्दाली विजयी हुआ, लेकिन उसने शक्ति को अपनी मजबूत नहीं किया। वह अफगानिस्तान लौट गया, उत्तर भारत को राजनीतिक रूप से अस्थिर छोड़कर, जो भविष्य में ब्रिटिश विस्तार के लिए खोला रास्ता बन जाता है। युद्धों का ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव देखते हैं हम तो राजनीतिक परिवर्तन और साम्राज्यिक उत्थान पतन। तीनों पानीपत युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक नक्शे को मौलिक रूप से बदल दिया। प्रथम युद्ध ने 300 साल से चले आ रहे दिल्ली सल्तनत का अंत करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। द्वितीय युद्ध ने इस नवजात साम्राज्य को मजबूत किया और अकबर के शासनकाल की नींव रखी। तृतीय युद्ध ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को कमजोर करके ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। ये युद्ध केवल राजवंशों के बदलाव के बारे में नहीं थे, बल्कि पूरी सभ्यतागत परंपराओं के संघर्ष के बारे में थे। प्रथम युद्ध में मध्य एशियाई तुर्क मंगोल परंपरा ने अफगान तुर्क दिल्ली सल्तनत को हराया और द्वितीय युद्ध में मुगल शक्ति ने हिंदू पुनरुत्थान को रोका और तृतीय में अफगान इस्लामी गठबंधन ने हिंदू मराठा साम्राज्य को कुचल दिया। सैन्य तकनीक और रणनीति में क्रांति। पानीपत के युद्धों ने भारतीय युद्ध कला में तकनीकी क्रांति ला दी। प्रथम युद्ध ने भारत में बारूद आधारित हथियारों का प्रवेश कराया। बाबर की तुलगमा और अरबा रणनीतियों ने दिखाया कि कैसे बेहतर तकनीक और रणनीति संख्यात्मक नुकसान को पाट सकती है। द्वितीय युद्ध में घुड़सवार सेना और हाथियों का पारंपरिक उपयोग देखा गया, लेकिन तृतीय युद्ध में फ्रांसीसी आपूर्ति तोपखाना, ऊंटों पर लगी तोपें, जंबूरक जिसको कहा जाता था, और जयजेल अफगान राइफलें जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग हुआ। इन युद्धों ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक नवाचार कितने महत्वपूर्ण है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं? ये युद्ध भारतीय समाज पर गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ गए। प्रथम युद्ध के बाद मुगल दरबारी संस्कृति का विकास हुआ, जिसने भारतीय कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। फारसी भाषा और इस्लामी परंपराओं का प्रसार हुआ, जबकि एक समन्वयवादी संस्कृति का जन्म हुआ। तृतीय पानीपत युद्ध का सामाजिक प्रभाव विशेष रूप से गंभीर था। इसने न केवल राजनीतिक शक्ति संतुलन बदल दिया, बल्कि भारतीय मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव डाला। युद्ध की भयावहता ने भारतीय शासकों को बाहरी आक्रमणकारियों के सामने अधिक सतर्क और रक्षात्मक बना दिया। यह डर और सतर्कता भविष्य की कूटनीति को प्रभावित करती रही, जिससे भारतीय राज्य अधिक खंडित और कमजोर हो जाते हैं। आर्थिक परिणाम और व्यापारिक प्रभाव। पानीपत के युद्धों के आर्थिक परिणाम भी महत्वपूर्ण थे। प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने आगरा के खजाने पर कब्जा करके अपनी वित्तीय कठिनाइयों को हल किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना ने व्यापारिक मार्गों को स्थिरता प्रदान की और आर्थिक समृद्धि का युग शुरू किया। तृतीय युद्ध के आर्थिक परिणाम विनाशकारी थे। उत्तर भारत में व्यापार और कृषि वर्षों तक बाधित रहे। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी लूटपाट हुई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह आर्थिक अस्थिरता बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में प्रवेश और विस्तार का अवसर बनती है। निष्कर्ष देखते हैं इसका तो भारतीय इतिहास में पानीपत की विरासत। पानीपत के 3 युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे, जिन्होंने उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं, संस्कृतियों और शासन प्रणालियों के बीच संघर्ष थे। प्रत्येक युद्ध ने न केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बदला, बल्कि आने वाली शताब्दियों के लिए भारत की दिशा निर्धारित की। पानीपत की रणनीतिक स्थिति। दिल्ली के उत्तर में 95 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन व्यापारिक मार्गों के संगम पर और खुले मैदानी इलाके में
स्थित था, इसने इसे बार बार निर्णायक युद्धों का स्थल बनाया। जैसा कि इतिहासकारों ने कहा है, पानीपत का विवाद या युद्ध का कारण कभी भी पानीपत शहर नहीं था। पानीपत हमेशा दिल्ली का प्रवेश द्वार था। ये युद्ध भारतीय चेतना में गहराई तक बस गए हैं और आज भी साहित्य, लोक कथाओं और सांस्कृतिक स्मृति में जीवित हैं। रुडयार्ड किपलिंग की कविता विद सिंधिया तो दिल्ली से लेकर आधुनिक फिल्मों तक पानीपत के युद्धों ने कलाकारों और लेखकों को प्रेरित किया है। ये युद्ध हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कितना जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ है और कैसे एक दिन की घटना पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकती है। ओके, तो ये पानीपत का युद्ध से संबंधित वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।